पूजा कुमारी साहब जी फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया सर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, अनुवाद कीजिए और मैसेज कीजिए या बोलिए The जो भी debate संभव। on gender equality is going on for centuries. The debate on linking gender equality has been going on uh, for centuries. सर टाइप नहीं कर पा रहे हैं, वो चैट इजंट अवेलेबल दिखा रहा है। मैसेज टाइप तो हो रहा है, कोई नहीं, बोल दीजिए। इतना समय मत लीजिए, अब 2 पैराग्राफ करना है और ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, जितना हो सके आप लोग। The debate on gender equality has been going on for centuries. ओके, वेरी गुड। So debate on gender equality has been going on for centuries. Centuries बहुत ही आसान सा सेंटेंस है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। स्त्री पुरुष कितने समान हैं, क्या अंतर है, कौन आगे है और कौन पीछे। देखिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि जब भी आप अनुवाद करें, बिगिनिंग के लिए या कभी के लिए, जब भी आपके पास थोड़ा अगर समय है तो उस समय आप इसको सार्थक पोर्शन जो है, जितना एक सेंटेंस को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कीजिए और जितना आप समझ सकते हैं, जिससे एक सेंटेंस के उस हिस्से से एक मीनिंगफुल उसका अनुवाद हो पा रहा है, एक मीनिंग निकल के आ रहा है, उसका अनुवाद कीजिए और फिर उसको सभी को जोड़ दीजिए। स्त्री पुरुष कितने समान हैं। इतने सन्नाटा क्यों है भाई आप लोग। अगर केवल प्रवचन देना है तो बोलिए, मैं प्रवचन देता हूँ, कथा पढ़ते रहता हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा। सर हाउ men and women are similar. यस, एक सिंपल सा सेंटेंस में पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे, अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। How equal are men and women? ये राइट, हाँ, जो भी है, जो भी आप कर सकते हैं आप लोग प्रयास कीजिए। क्या क्या अंतर है, How similar male and female? What are dissimilarities? Who is forward and who is backward? What are differences? हाँ, व्हाट आर डिफरेंस, कौन आगे है कौन पीछे है के लिए। What are differences are? What differences ठीक are? है, Whatever. हाँ, क्या क्या है, विच आर द What डिफरेंसेस, कौन से what make अंतर हो difference? सकते हैं, क्या क्या अंतर है। तो विच हो सकता है, व्हाट हो सकता है। सर whatever नहीं हो सकता। What make difference? नहीं, व्हाट एवर का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी। जो कुछ भी। तो यहाँ पे जो कुछ से संबंध नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ क्या क्या अंतर है, विच आर द डिफरेंसेस या व्हाट आर द डिफरेंसेस। कौन आगे है, हु इज Forward. Who is ahead? Who is ahead? Who is फॉरवर्ड leading? बोला, हाँ, किसी ने फॉरवर्ड बोला। हु इज लीडिंग नहीं, लीडिंग होगा तो यहाँ पे लीडिंग क्या है, एक वर्ब है V5, उसमें कौन आगे बढ़ रहा है या कौन लीड कर रहा है, ठीक है, कौन अगुवाई कर रहा है, तो कौन आगे है, हु इज अहेड एंड हु इज बिहाइंड। अब इसको जोड़ देना है, कैसे जोड़ेंगे,
सब में कॉमा लिखा हुआ है, सबको अलग अलग ही लिखना है, इसलिए कि सबको कंबाइन करने से अगर इधर उधर करेंगे तो हम अर्थ जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हाउ सिमिलर मेन एंड वीमेन आर, व्हाट द डिफरेंसेस आर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, क्या क्या अंतर है क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो व्हाट आर द सर यहाँ हाउ के लिए हाउ मैनी नहीं कर सकते हैं सर, कितने के लिए? संख्या थोड़ी ना काउंट कर रहे हैं। काउंटेबल नहीं है वो, अनकाउंटेबल है। हाउ हाउ मैनी मच कैसे हो करेंगे? सकता है? ओके ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हाउ मेनी यहाँ पे वही मैं चीज मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जैसे कि हम इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो जब क्वेश्चंस WH क्वेश्चंस जितने भी होते हैं तो उसको हम व्हाट आर द डिफरेंसेस, अगर इनडायरेक्ट में लिखा है तो डायरेक्ट में हम क्या लिखते हैं, व्हाट द डिफरेंसेस आर। ठीक है, तो WH क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट स्पीच में जैसे रिपोर्टेड स्पीच को जैसे हम चेंज करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे भी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहीं भी नहीं है, क्या क्या अंतर है, क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो उसके लिए व्हाट द डिफरेंसेस आर लिखेंगे, ना कि व्हाट आर द डिफरेंसेस लिखेंगे। ये अंतर है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। हु इज अहेड एंड हु इज बिहाइंड, क्लियर है, आसान सा है। ये सभी सवाल वर्षों से चल रहे हैं। बोलिए। These questions are going on for years. राइट। These questions going on for years. ओके, क्योंकि All these questions have been going on for years. बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। ये So सभी these ऑल दीज क्वेश्चंस, हाँ ऑल दिस ना होगा, और दिस ना होगा के ऑल दीज होगा। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स। all these questions have been arising for many years. अराइजिंग नहीं कर होगा, सकते उठ थोड़ी ना रहे हैं नहीं, क्वेश्चन अराइज होता है मैडम, क्वेश्चन के लिए अराइज। सर। अराइज तब मानेंगे ना जबकि उठाने की बात हो, प्रश्न उठाने की। यहाँ तो चल रहे हैं वो, मतलब प्रचलन में है एक तरह से। बिल्कुल यस, चलन में है। तो अराइजिंग भी अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप अराइजिंग लिख सकते हैं, लेकिन आप कुछ और करना है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ नया करने के चक्कर में और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में आप बेसिक चीजें और उसका जो मेन मीनिंग है उसको भूल मत जाइए, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सर्वे के मुताबिक वर्तमान में 90% पुरुष मानते हैं कि महिलाएं कमजोर होती हैं और पुरुष हावी होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक, एक देखिए, मैं आप लोगों को जो बेसिक से सीखना चाहते हैं ना, कई बार पिछले क्लास में भी आप लोग बोल रहे थे कि सर बेसिक से सिखाइए, तो मैं बेसिक से आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए और उसी हिसाब से आप इसको अपने प्रयोग में लाइएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा से अनुवाद कर पाएंगे। एक सर्वे के मुताबिक, बस इतना, एक According to a टुकड़ा, As per a survey, as per a survey, in accordance with appropriate नहीं होगा, according to लिख सकते हैं, according to a survey। वर्तमान में According to a as per survey, 90% men consider that women are weak and men are सर हावी के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? Dominant. dominate हो जाए। ओके सर। हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं जो बेसिक की बात हो रही है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एज पर अ सर्वे, वर्तमान में एक सर्वे के मुताबिक, एज पर अ सर्वे, वर्तमान में एट प्रेजेंट 90% पुरुष मानते हैं, 90% पुरुष मानते हैं, 90% ऑफ द मेन मानते हैं। क्या लिखेगा? कंसीडर। बिलीव लिख दे सर, ज्यादा बेटर रहेगा। Believe. अरे बिलीव होगा या थिंक होगा? या तो बिलीव लिखिए या थिंक लिखिए। Think. उनको ऐसा लग रहा है या मानते हैं या सोचते हैं,
आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं जो भी आप लोगों को समझ में आया। मैं बिलीव भी सही होगा। जो अप्रोप्रिएट सर जो बिलीव शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा क्लोज होगा, क्योंकि एज्यूम्स हम मैथमेटिकल टर्म में यूज करते हैं, थोड़ा सा रिसर्च है उससे रिलेटेड वर्ड है, ये सामान्य वाक्य बिलीव ज्यादा बेटर रहेगा। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मानते हैं के लिए यहाँ पे थिंक भी आप लिख सकते हैं, उनको वो सोचते हैं या उनको लगता है या मानते हैं। बिलीव से लिख सकते हैं, थिंक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको सर कंसीडर भी लिख सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि हर क्लास में एक ही चीज मैं रिपीट करता हूँ कि एक शब्द के कई पर्याय होते हैं। आप 10, 20, 25 भी आप ढूंढेंगे, किसी किसी शब्द के लिए मिल जाएंगे। सबसे सटीक, सबसे प्रिसाइज कौन सा शब्द है, उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा शब्द फिट होता है। अब लिखने के लिए आप कुछ भी लिख दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मुझे मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में और मैं जितना जानता हूं उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पुरुष मानते हैं। मानने के लिए या तो बिलीव लिखिए, थिंक लिखिए, आप लिख सकते हैं। तो 90% ऑफ द मेन थिंक या बिलीव दैट women are weak and men are dominant। अब इस सेंटेंस को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके आपको अनुवाद करने का प्रयास किया। अब आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिसका अनुवाद आपने नहीं किया। अब इसको अरेंज करना है, उसको अरेंज कर दीजिए और इसका अनुवाद जैसे जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं उसी हिसाब से अरेंज हो जाएगा। Yes, sir. Sir, according to a survey at present, 90% of men think that women are weak and men are dominant. बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही अनुवाद करने हैं आपको। जितने चाहे जितना भी जटिल हो, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ लंबे सेंटेंस भी होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होंगे, उसका भी अनुवाद हम इसी तरीके से करेंगे जिसमें कि आप लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करोगे और अनुवाद करोगे। Clear? According to a survey, at present 90% of men believe that women are weak and men are dominant. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी ऐसे ही अनुवाद करेंगे। सभी लोग प्रयास करें। बैक बेंचर्स कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी बैक बेंचर्स जो क्लास में सबसे पीछे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, नॉर्मली उसी को कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे भी उन्हीं लोगों को बोलूंगा जो पीछे मतलब कुछ भी केवल आते हैं, क्लास में सुनते हैं और चले जाते हैं। मतलब इंट्रोवर्ट, कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग को पता नहीं होता है, अधिकांश लोगों को पता भी होता है, लेकिन वो पता नहीं इंट्रोवर्ट होते हैं जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो आप लोग अनुवाद कीजिए इसका। और साक्षरता के इस युग में And even in this era of literacy, almost 60% male believe that be equal to men. राइट, बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही प्रयास करना है आपको, ऐसे ही प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल सही अनुवाद कर पाओगे आप। एंड इवन इन दिस एज ऑफ लिटरेसी about 60% of men think women cannot be equal to men. Okay? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यह झगड़ा तब भी था जब गंधारी सर विवाह पीछे करके वाला आई। थोड़ा सा सेंटेंस दिखलाइए ना। मैडम रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, आप देख सकती हैं। हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। जो समझ में नहीं आया पूछिए, क्या समझ में नहीं आया बताने का प्रयास करूंगा। सर ठीक है, हो गया। ओके सर मुझे एक डाउट है सर। सर अबाउट एंड ऑलमोस्ट का सर यूज बता दीजिए थोड़ा सा। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। अभी हम कुछ कॉन्टेक्स्ट आने दीजिए, हम बता देंगे। अबाउट और ऑलमोस्ट
चलिए, यह झगड़ा तब भी था। This fight was also there even when Gandhari got married, and she could also see it. ओके, सर डिबेट यूज कर सकते हैं यहाँ पर Conflict, sir, conflict. This झगड़ा के लिए this conflict was also Conflict. prevailing when Gandhari had come after getting married. देखिए यह झगड़ा तब भी था। हम जैसे मेरा उद्देश्य है आप सभी को बताने का, सभी को मतलब इस क्लास के इस सेशन के लास्ट पर्सन जो भी उन तक मेरी बात पहुंचे, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो मेरा प्रयास वही रहेगा, उसी हिसाब से मैं अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह झगड़ा तब भी था। क्या होगा? दिस डिस्प्यूट वाज देयर। ओके, ये झगड़ा तब भी था। झगड़ा के लिए क्वेरल वर्ड यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो आप कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ठीक है चलेगा, डिबेट बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेरल वर्ड यहाँ पे मत लीजिएगा। यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई दो आदमी के बीच में या कोई चार आदमी के बीच में किसी झगड़ा की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है एक किसी मुद्दे की बात हो रही है, तो वहां पे हम डिबेट वर्ड यूज करेंगे या कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यूज करेंगे। दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज देयर। इशू वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं, इशू। हाँ बिल्कुल, जी जी। देखिए वही मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि आप लोग शब्द सोचिए, आप लोग शब्द जब पढ़ेंगे ना, वाक्य स्ट्रक्चर वाक्य बना करके पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यह शब्द जो है यहाँ पे उपयुक्त है या बहुत मतलब उपयुक्त है या बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, या फिर जस्ट आपको कुछ शब्द नहीं मिला है तो जस्ट ऐसे ही काम चलाओ आप बना रहे हैं। आपको खुद पढ़ने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इशू भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है। ओके, तो दिस डिस्प्यूट डिस्प्यूट होना चाहिए सर, झगड़ा के लिए। marriage, and she could also see it then. ये झगड़ा तब भी था, ये हो गया। दिस डिस्प्यूट वाज देयर जब गंधारी विवाह करके आई थी। when when Gandhari got married and came. ओके, गॉट मैरिड विवाह करके आई थी तो केवल गॉट मैरिड भी लिख सकते हैं। सी केम आफ्टर मैरिज ऐसे भी लिख सकते हैं, सी नहीं होगा, गंधारी केम आफ्टर मैरिज, आफ्टर गेटिंग मैरिड लिख सकते हैं। और सिंपल सा जब जैसे कि हम कई बार बताते हैं कि वाक्य को जितना शॉर्ट कर सकते हैं और मीनिंगफुल अनुवाद कर सकते हैं तो वो लिख सकते हैं, तो हम गॉट मैरिड भी लिख सकते हैं। ओके, तब देन वह इसे देख भी सकती थी। इवन देन शी कुड सी इट। ओके, हाँ वो देख भी सकती थी, पास्ट की बात हो रही है तो कुड सी इट। अब इसको हम क्या करेंगे, सारे जितने भी हमने सेंटेंस बनाए, जितने भी सेंटेंस के अलग अलग वाक्यांश टुकड़े बनाए हैं, सबको जोड़ देंगे कि दिस डिस्प्यूट वाज देयर even when Gandhari got married, even then she could see it. सर सी की जगह पे एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस सी की जगह पे सी कुड एक्सपीरियंस। नहीं, यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट देखिए कि गंधारी जब शादी करके आई थी तब क्या वो देख सकती थी? इस यहाँ पे एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस तो अंधा आदमी कर सकता है। यहाँ पे ब्लाइंडनेस से की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है देख सकती थी। मतलब आपको महाभारत मालूम है कि गंधारी, हम आगे वाले सेंटेंस में पता चल जाएगा, गंधारी उस समय जब आई थी आंखों में पट्टी बांध दी थी, तो उसके बाद तो नहीं देख सकती थी ना। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लिखेंगे बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसने देखा कि उसका पति अंधा पैदा हुए थे। बताइए। She saw that her husband was born blind. Was blind. Yes. He saw that his husband was blind. Yes.
लिख सकते हैं She saw that her husband was He blind. saw that his husband हाँ, born blind. born blind भी लिख सकते हैं और blind भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, she saw that her husband was born blind या her husband was blind, बस। गंधारी के भाई शकुनी ने उकसाया कि भीष्म के दबाव के कारण यह विवाह हुआ। शकुनी के गंधारी के भाई शकुनी, गंधारीज ब्रदर शकुनी ने उकसाया। उकसाया के लिए क्या होगा वर्ड? Provoke. इंसाइट कह सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं, Provoke, sir. हाँ बिल्कुल, हाँ प्रोवोक सही रहेगा। हाँ, तो गंधारीज ब्रदर शकुनी provoked that भीष्म के दबाव के कारण, ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम भीष्म, यह विवाह हुआ। दिस मैरिज वाज हैपेंड। अब पहले वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है अपने जगह पे, गंधारीज ब्रदर प्रोवोक्ड दैट। अब यहाँ पे आपको भीष्म के दबाव के कारण यह विवाह हुआ, तो पहले भीष्म का दबाव आएगा या इंग्लिश में या यह विवाह हुआ होगा? यह विवाह This हुआ। marriage यस, due to the pressure of marriage, Bhishma. बिल्कुल। Gandhari's brother Shakuni instigated that this marriage was done under pressure of Bhishma. यस, बिल्कुल प्रेशर या ऐसे ही। कंपल्सन होगा क्या सर? आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तब भी वही कंटेक्स्ट आएगा। जब आप अगर ड्यू टू भीष्म अगर केवल लिख देते हैं भीष्म के वजह से, भीष्म के दबाव की वजह से या भीष्म के वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू भी अगर लिख रहे हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया भीष्म को प्रतिज्ञा पुरुष के नाम से जानती थी। बताइए। पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड भीष्म को के लिए भीष्म प्रतिज्ञा पुरुष, Man of words. मैन ऑफ प्रॉमिस, मैन ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, मैन ऑफ फ्रेज वर्ड्स, यूज कर सकते हैं। Man of promise. मैन ऑफ प्रॉमिस। यस, प्रतिज्ञा के लिए क्या होता है? वाव होता है वैसे प्रतिज्ञा के लिए वाव। हाँ, तो man of- है सर। मैन ऑफ वर्ड्स प्लीज्ड भी। तो यहाँ पे आप प्रॉमिस लिख सकते हैं, वॉव लिख सकते हैं, मैन ऑफ वॉव लिख सकते हैं, मैन ऑफ प्रॉमिस लिख सकते हैं। The commitment was The entire world हाँ, knew the entire world, Bhishma, The entire The world entire knew world Bhishma knew as a man of Bhishma, war. man of words. ओके, मैन ऑफ वर्ड्स Bhishma यहाँ पे was उतना known appropriate नहीं as the होगा man यहाँ of the पे। words in the whole world. the entire world knew नहीं, Bhishma the man of देखिए इन द होल वर्ल्ड कैसे आप बोल रहे हैं? अभी आप लास्ट सेंटेंस किसने बोला? नाम बताइए। the entire world knew Bhishma हाँ, as the man of the- commitments. यस, आप अंग्रेजी का कॉन्टेक्स्ट, अंग्रेजी का जो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको आप लोग मत भूलिए। पूरी दुनिया भीष्म को प्रतिज्ञा पुरुष के नाम से जानती थी, तो यहाँ पे होल वर्ल्ड, यहाँ पे इसको सब्जेक्ट समझने की कोशिश कीजिए। कौन जानता था? तो पूरी दुनिया। तो पूरी दुनिया को लास्ट में आप नहीं लेके जा सकते थे। अभी किसी ने अनुवाद बताया तो उसमें पूरी दुनिया को लास्ट में इन द वर्ल्ड या टू द होल वर्ल्ड ऐसा करके उन्होंने बताया था। ऐसा नहीं करना है। आप बार बार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी यहाँ पे सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट समझिए और सब्जेक्ट को समझ करके उसको खींच करके सबसे पहले लाइए। पूरी दुनिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को आप कहीं और नहीं लेके जा सकते थे, ठीक है? तो पूरी दुनिया को आगे लाइए और वहां से सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिए। द होल वर्ल्ड न्यू भीष्मा एज द नेम ऑफ मैन ऑफ प्रॉमिस।
सर प्रेशर सर की ऐसे जगह बोल पर सकते वहाँ पे हैं। सर फोर्स ज्यादा अच्छा इसको होगा। हम पैसिव पैसिव वॉइस में भी तो लिख सकते हैं सर इसको हम कि हाँ, भीष्मा वाज नोन बताइए। एज मैन ऑफ हिज प्रॉमिस बाय द होल वर्ल्ड। यस, हाँ, जब पैसिव सर वॉइस में लिख रहे हैं ऐसे तो बोल सकते हैं सर। सर द होल वर्ल्ड न्यू भीष्मा फॉर हिज डिटर्मिनेशन। प्रतिबद्धता, डिटर्मिनेशन के लिए हिंदी क्या होता है? प्रतिबद्धता। अब यहाँ पे एक शब्द है, जैसे कि मैं बता रहा था ना आप लोगों को लास्ट क्लास में, मैन ऑफ सेंचुरी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? युग पुरुष। युग पुरुष। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे प्रतिज्ञा पुरुष है, तो यहाँ पे प्रतिज्ञा पुरुष एक वर्ड दिया गया है सेंटेंस में, कुछ मतलब से दिया गया है कि आप जो भी अनुवादक हैं उसको समझें, उसका मतलब क्या निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आप फॉर हिज डिटर्मिनेशन अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो जो पैसेज दिया गया है, अगर मैं एग्जाम की दृष्टि से बात करूं तो वहां पे तो उनका जो मतलब है वो तो पूरा ही नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि आपको मार्क्स किस हिसाब से मिलेगा। सर डिटरमिन्ड पर्सन लिख सकता हूँ ना, डिटरमिन्ड मैन या फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एक चीज मुझे पूछनी मुझे पूछना हाँ, था सर। एक बात सर। हाँ बोलिए, किसको क्या पूछना है पूछिए। सर सर बोल रहे थे कि यहाँ पर तो ये लिखना जरूरी नहीं था कि वो पूरी दुनिया, ये तो ऑलरेडी नोन है क्या कि भीष्म को प्रतिज्ञा पुरुष के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था, तो पूरी दुनिया तो वैसे ही पता लग रहा है कि तो इसी के बारे में बोलते देखिए, हैं तो। एक्सप्लेनेशन से बेटर होगा आप अगर अनुवाद करके बताएं, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो अनुवाद किया गया है वो गलत है? नहीं सर, ये नहीं करें, ये करता भीष्म भीष्म इज नोन बाय क्या बोलते हैं द मैन ऑफ ये वर्ड। पैसिव वॉइस में बना के बोलना चाह रहा है। आप देखिए, हाँ अच्छी बात, पैसिव में सर। तो आप लोग क्लास में जब रहते हैं ना, तो आप दिल और दिमाग से यहाँ पे रहिए, सुनिए सबकी बात। यही मैं बोल रहा हूँ कि आप कई बार मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि हमें क्या बोलना है, हम बोल दें, उससे अच्छा है कि दूसरा कोई बोल रहा है उसको भी सुने फिर आप बोलें। अभी किसी ने बताया था, इसको पैसिव में भी करके बताया था, मैंने बोला कि हाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप जो भी कहना चाह रहे हैं, अगर अनुवाद करना चाह रहे हैं तो अनुवाद करके बताइए, फिर पिक्चर क्लियर होगा। ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि इट्स सर हाँ बोलिए। सर भीष्मा एज द नेम मैन ऑफ प्रॉमिस थोड़ा ग्रामर के हिसाब से सही मेरे को नहीं लग रहा था, क्या इसके बारे में बताएं? नेम नहीं होगा, एज द मैन भीष्म ऑफ इज प्रॉमिस। नोन, भीष्म इज नोन होगा, भीष्म इज हाँ नोन बिल्कुल, हाँ अ मैन ऑफ वर्ड। नहीं, नॉन नहीं होगा, सुनिए, नॉन होगा फिर पैसिव वॉइस में आप जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो है नेम की जरूरत नहीं है, द होल वर्ड नेम नहीं होगा, हाँ हाँ वही, ओके ओके। यहाँ पे जो यहाँ पे सर यहाँ जब ये एज हो मैन ऑफ प्रोमिसेस होगा या मैन ऑफ प्रॉमिस होगा? प्रॉमिस काफी है मैडम। भीष्मा एज द मैन ऑफ प्रॉमिस, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नेम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। गंधारी ने भी शपथ ली और पूछा कि क्या केवल पुरुष ही प्रतिज्ञा ले सकते हैं, महिलाएं नहीं? अब यहाँ पे सेंटेंस का एक छोटा सा भाग, गंधारी ने भी शपथ ली, यहाँ से एक मीनिंग निकल रहा है और इसका अनुवाद हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? Gandhari ने took भी the oath and asked that man नहीं, देखिए आप लोग आगे मत बढ़िए, मैं बोल रहा हूँ मेरे तरीके से ही आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, तो बाकी लोगों को समझ में आ सकता है। आपको समझ में आ रही है, अच्छी बात है, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए और जिस तरीके से मैं बढ़ रहा हूं ना उसी तरीके से हम बढ़ें, तो जिनका भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो गंधारी ने भी शपथ ली, एक सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा, इसका अनुवाद करेंगे हम, उतना ही बताइए। सर स्लाइड में लिख रहा है। Gandhari also took the vow। स्लाइड नहीं दिख ओके रही है। ओके, इतना नहीं दिख रही है। दिख रही है स्लाइड ना? नजर नहीं आ रही है।
मैडम सब और किसी के साथ समस्या है क्या? स्लाइड दिख रही है सर, दिख रही है सर, दिख रही है। चलिए आप एक बार हाँ, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करिए, आ जाएगा। मिनिमाइज मैक्सिमाइज एक बार करिए उसको। ओके ओके ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो गंधारी ऑल्सो टुक द ओथ, ठीक है। यहाँ पे सर गंधारी ऑल्सो रिजोल्यूट ऐसे कर सकते हो। और पूछा कि एंड आस्क्ड दैट, क्या केवल दैट की जगह पे इफ आएगा। इफ आएगा। हम सेंटेंस को फॉर्मुलेट नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आगे तो हम पूरा सेंटेंस पढ़े नहीं ना, हम बात कहाँ पे कर रहे हैं? एक सेंटेंस के टुकड़ा को बाद में जब आप फॉर्मेट करेंगे, आपको पता है इफ आएगा, दैट्स गुड, वेरी गुड। मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। यहाँ पे इफ आएगा, आई नो, इफ ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दैट कर रहे हैं, जब सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट नहीं होगा, इफ होगा। गंधारी ने भी शपथ ली, गंधारी ऑल्सो टुक ओथ एंड आस्क्ड, कि क्या केवल पुरुष ही प्रतिज्ञा ले सकते हैं? अब एक सेंटेंस, अब इसमें से तोड़ नहीं सकते हम। इफ की क्या, इफ ओनली पुरुष, ओनली मेन कैन, क्या होगा? कुड होगा कुड, हाँ कुड द ओथ, ओके। महिलाएं नहीं, नॉट वुमेन, अभी नॉट वीमेन, बस। अब इसको हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी आप में से अधिकांश लोगों ने बता चुका है। देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी बिगिनर्स हैं, जिनको डाउट है, आप लोग यहाँ अभी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीके से बताना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा। हो सकता है कि आप मैं क्या बताऊं। चलिए, गंधारी ऑल्सो took the oath and asked if only men could take the oath, not women. ठीक है। अब यहाँ पे ले सकते हैं, जब आप एक सेंटेंस के एक छोटा सा पोर्शन को लेकर के आप जब अनुवाद करेंगे तो वहां पे कैन आप लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे जब पूरे सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो दो चीजें यहाँ पे बदल जाएगा। क्या के लिए अगर दैट आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे इफ होगा, और ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाली बात है। मैं भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि ये WS क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ये रिपोर्टेड स्पीच जो है उस हिसाब से लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे कैन नहीं होगा, यहाँ पे कुड हो जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। टू कर सकते हैं क्या? गांधारी टुक द ओथ टू। गंधारी ने भी शपथ ली, लिख सकते हैं मैडम। सर इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क का ओमिशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वुमेन नहीं सर मैं यही पूछ रही थी। हाँ मैडम, क्या बोल रही हैं? सर मैं यही बोल रही थी कि यूजुअली जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं तो फिर ये तो असर्टिव हो गया ना, तो फिर क्वेश्चन मार्क चला जाता है। नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन, वही चीज मैं बता रहा था एक्सप्लेन में। अभी आप अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सुनी होंगी तो मैं वही बोलाऊंगी, क्योंकि WS क्वेश्चंस नहीं है इसलिए हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहेगा। ठीक है जी सर, जी हाँ। चलिए, क्योंकि ये आप लोग को क्लास में शेयर होगा तो इसलिए साथ में इसको हम करेक्ट भी करते जाते हैं। और गंधारी ने स्वैच्छिक अंधापन स्वीकार कर लिया। And Gandhari accepted the blindness voluntarily. Okay. And Gandhari deliberately accepted the blindness. Yes. Deliberately कैसे होगा? Deliberately accepted the blindness. Deliberately देखिए willingly, या फिर देखिए यहाँ पे willingly और willingly और voluntary दो जो है, दो शब्द जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा
आपको और कुछ लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है, दैट्स योर विश। सर मैंने किया है एंड गांधारी चोज टू रिमेन वॉलंटरी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस नहीं होगा यहाँ पे। हाँ रिमेन होगा तो फिर रिमेन के बाद ब्लाइंडनेस नहीं आएगा। ब्लाइंडनेस के बाद Voluntary वॉलंटरी नहीं आएगा वॉलंटरी रीमेन क्यों होगा यहाँ? सर। सर रिमेन सेंस ब्लाइंडनेस के बाद वॉलंटरी नहीं आएगा। मैंने यहाँ भावन आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। विलिंगली भी लिख सकते हैं, वॉलंटरी भी लिख सकते हैं। ये दो वर्ड के लिए मैं बिल्कुल, मेरे तरफ से कोई मतलब स्वीकृति है कि आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मेरा सजेशन है। अब इसके अलावा आपको जो कुछ मैं पहले ही मैं बोला, अब मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि आप वॉलंटियरी और विलिंगली दो शब्द आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म आपके विवेक के ऊपर और आपके जानकारी के ऊपर है, और क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि अनुवाद हमेशा जो है अनंत होता है। ठीक है सर फुल स्टॉप के बाद कैपिटल में आ सकता है, और जैसे एंड आ रखा है, ये तो कंजक्शन है। हाँ। फुल स्टॉप के बाद नहीं, देखिए सेंटेंस ही शुरू हो रहा है, वहां से क्या कीजिएगा आप जो जिस पैराग्राफ से लिया गया है उस पैराग्राफ में पहले फुल स्टॉप है, उसके बाद एंड कंजक्शन है, लेकिन एंड से आप कई बार देखते हैं कि वाक्य शुरू होता है, और वहां पे जब वाक्य शुरू होता है तो एंड को हम कैपिटल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं, और हम लिखते हैं, प्रैक्टिकली तो लिखते हैं। अब घर घर में कंपटीशन शुरू हो गया है। Now door-to-door competition has started. Now door-to-door competition has started. नहीं, यहाँ competition has started in every house. यस, यहाँ पे घर घर शब्द तो वही है, लेकिन घर घर मतलब एक घर से दूसरे घर नहीं है, डोर टू डोर नहीं। एक घर से दूसरे घर होगा तो उसके लिए हम घर घर मतलब डाकिया जो है घर घर जाकर के चिट्ठी देता है, डिलीवरी बॉय जो है घर घर जाकर के सामान डिलीवर करता है, तो वहां पे डोर टू डोर उस कॉन्टेक्स्ट में आएगा। घर घर शब्द वहां पे भी है, यहाँ पे भी घर घर है, लेकिन यहाँ पे घर घर का मतलब है घर घर में, मतलब हर एक घर में, इन एवरी होम। यस, इन एवरी हाउस। तो नाउ द कंपटीशन क्या होगा? has been started हैज बीन होगा, हैज होगा या हैज बीन होगा? अगर हैज बीन होगा तो क्यों होगा वो बताइए। सर पैसिव है। नहीं, तो हैज बीन मतलब हैज स्टार्टेड on every हाँ हैज स्टार्टेड होगा ना, है भी ठीक है, नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा। नाउ द कंपटीशन हैज स्टार्टेड इन एवरी हाउस। क्लियर? हैज बीन यहाँ पे लिखेंगे तो मतलब उसका कंटेक्स्ट बिल्कुल बदल जाएगा कि उसको शुरू किया गया है, कंपटीशन जो है शुरू किया गया है। हैव बीन, हैज बीन स्टार्टेड मतलब कंपटीशन शुरू किया गया है। Am I right? सर मुझे कहना है कि कंपटीशन शुरू भले ही हुआ है, लेकिन उसे किसी ने तो शुरू किया है ना, तो पैसिव में ही बनना चाहिए, अपने आप थोड़ी ना शुरू। मैडम आप लेकिन कंपटीशन हैज स्टार्टेड के लिए ही सही सुटेबल लग रहा है। मैडम आप स्वतंत्र हैं, आप लिख सकती हैं, किसी ने शुरू किया है, अपने आप शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मतलब सबको पता है। आप क्या मतलब घर घर में ये कंपटीशन है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, ये कंपटीशन मतलब जानबूझ के शुरू होता है क्या? एक मेन वीमेन या एक फैमिली में अगर शुरू होता है कि हाँ भाई कौन डोमिनेंट है, यहाँ पे बात हो रही है मेल और फीमेल की, तो जानबूझ के कोई कहता है क्या? वो सिचुएशन ऐसा राइज हो जाता है और हो जाता है, कुछ चीजें किया नहीं जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी ने किया है तो आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और मैं बार बार अपने शब्द को दोहरा रहा हूं कि मेरे नॉलेज में, मेरे जानकारी की अपेक्षा मेरे जानकारी में जो भी उचित है और आप लोगों के लिए सही है, मैं वो बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, भीष्म के ब्रह्मचर्य के व्रत में महिलाओं के प्रति एक अलग भावना थी, लेकिन परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अब यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा, भीष्म के ब्रह्मचर्य के व्रत में, ब्रह्मचर्य के लिए क्या वर्ड होगा? सेलिबेसी। ओके,
In the तो भीष्म fasting of Bhim's celibacy. In the In the fast fasting of of celibacy. in the fasting of Bhim's कमिटमेंट celibacy. होगा, फास्टिंग नहीं होगा। अच्छा चलिए ठीक है, हम इन द फास्टिंग ऑफ विम्स सेलिबेसी, ठीक है, इतना हम समझते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के प्रति Towards women. Towards women. For women. ठीक है, टुवर्ड्स वीमेन, फॉर वीमेन, ओके। एक अलग लगाव थी, Different सॉरी एक different अलग feeling. भावना थी। Different There feeling. was a distinct feeling. डिफरेंट होगा। डिफरेंट Different emotions. Different feeling. Feeling. फीलिंग, अच्छा सेंटिमेंट भी हो सकता है, नहीं? Yes, yes, yes. बिल्कुल हो सर, सकता इमोशन भी हो सकता है। हाँ, तो सेंटिमेंट और डिफरेंट सेंटिमेंट, ओके। बट अब यहाँ पे कमा के पहले के लिए हम अरेंज कर सकते हैं, कमा के पहले जितना हमने अभी वाक्य का अनुवाद किया उसको हम अरेंज कर सकते हैं। Yes. जी सर, जी सर। बताइए। हाँ, उसके बाद फिर There was a different sentiment for different women in sentiment the towards fast of Bhim's women celibacy. in the fasting of women's celibacy. Sorry, Bhishma अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रह्मचर्य के व्रत में आप लोग सभी जो है व्रत को फास्टिंग से रिलेट कर रहे हैं। अब पर फास्टिंग में क्या commitment होता है? हाँ, यस, ये कमिटमेंट है, और कमिटमेंट के लिए पहले आपने एक वर्ड आप लोगों ने यूज किया था, क्या? रिजोल्यूशन सर। वही रेजोल्यूशन, वाव। तो यहाँ पे जो वर्ड है व्रत, हाँ, व्रत के लिए जो है आप यहाँ पे फास्टिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचर्य मतलब फास्टिंग और ब्रह्मचर्य का क्या कनेक्शन है? हिंदी में तो उसका कंटेक्स्ट आप समझ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब आप फास्टिंग ऑफ सेलिबेसी लिखिएगा तो आई डोंट थिंक कि कुछ मीनिंग उसके निकलेगा, उससे निकल के आएगा, ठीक है? सर यहाँ पे जो है सर ये नाउन है, और वहाँ पे जो व्रत करना हो जाता है वो फास्टिंग होता है सर। आपकी आवाज कट रही है सर। मैंने लिखा है इन भीष्मा's vote there was a different feeling for women but the family paid off its value. ओके, ओके, हाँ, सुकानी पड़ी, फैमिली हैड टू pay for it. Had to pay for it. बस had to pay for it, right? The family had to pay for it. उनको कीमत चुकानी पड़ी। तो pay इसका होगा phrasal verb जो होता है pay off, चुकाना वाले सेंस में। बिल्कुल वो अमाउंट के लिए pay off होता है। होगा। नहीं, यहाँ पे ठीक है, कीमत चुकानी पड़ी, तो मतलब देखिए जो शब्द है उस कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं कि किसके साथ कौन सा। अब फॉर एग्जांपल एक हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पाइट, और उसका पैरेलल एक शब्द है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। तो अब डिस्पाइट ऑफ आप नहीं लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ तो ठीक है, लेकिन वहां पे डिस्पाइट ऑफ लिखेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। और वैसे ही अगर ओनली इन स्पाइट लिखेंगे तो फिर वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। लेकिन अब नियम है ग्रामर्स का कि डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं करना है और इन स्पाइट के साथ ऑफ यूज करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर कुछ शब्द है कि पे के साथ पे फॉर नहीं होता, पे ऑफ है, तो पे ऑफ लिखिए, वो चाहे प्राइस पैसा हो या मतलब वैल्यू हो, व्हाटएवर दैट इज। एनीवे, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को हम फ्रेम कैसे करेंगे? Bhishma's vow of celibacy had a different sentiment towards women, but the family had to pay the price for it, या pay off it. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग तेजी से बढ़िए। आप आज हम क्लास भी लेट से शुरू किए हैं और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। That's why there should not be discrimination between women and men in home. हाँ, घर में सभी को बराबर होना चाहिए। And everyone should be equal in a everyone should be equal in equal home. in our home. हाँ, इन द हाउस, सभी को घर में बराबर होना चाहिए, इन द हाउस, ठीक है?
तो इसलिए घर में स्त्री पुरुष के therefore there should be no There should not be discrimination. There should be no discrimination between men and women in the house. Everyone should be equal in the house. Okay. सर यहाँ Therefore, there should हाउस यूज करना सही रहेगा या फिर होम? अब देखिए इन के साथ इन द हाउस हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब होम लिखिएगा तो इक्वल एट होम लिखना पड़ेगा। तो जो शब्दों का चयन कर रहे हैं उसके हिसाब से ही मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कुछ शब्दों का के साथ है कि कौन सा प्रीपोजिशंस किसके साथ लिख सकते हैं और कौन सा कहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो जहाँ पे हाउस होगा वहां पे इन द हाउस तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जब होम होगा तो फिर वहां पे एट द होम लिखना पड़ेगा। नहीं सर, लेकिन जहाँ पे फीलिंग्स बताई जा रही है कोई भी, तो उसे मकान ना मान के घर है, तब तो एट होम ही सही होगा ना मेरे ख्याल से। हिंदी के जो टर्म है जैसे घर और मकान, वो मकान हम के लिए यूज कर सकते हैं। और मैडम मैं वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एट होम लिख सकती हैं, इन द होम नहीं होगा, एट द होम लिख एट होम लिख सकती हैं या फिर इन द हाउस लिख सकती हैं। ओके ओके सर। चलिए एक और पैराग्राफ है और जल्दी इसको हम आगे बढ़ते हैं। और ये सर ये पैराग्राफ एक सरप्राइज, सॉरी सर ये एक सरप्राइज ट्रांसलेशन पैसेज था ना ये वाला भी, या फिर पहले का है ये? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सरप्राइज ट्रांसलेशन पैसेज था सो दैट कि आप लोग ये आप अभी सामने जो दूसरा पैराग्राफ है ये शायद कल का है, कल या परसों का है। आई थिंक सबने आप लोगों ने किया होगा। और जिन्होंने कल का है, ओके कल का है, जिन्होंने अनुवाद किया होगा आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट होने से पहले अभिषेक जी से बात हो रही थी, अभिषेक जी बता रहे थे कि भावना के बारे में कि सेंटेंस जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग समझिए, उसका क्या भाव है, उसका भाव समझ करके फिर अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे खूब कल वाला जो परेशान किया ना, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। कल वाले जो अनुवाद है, जिन लोगों ने शब्द से अनुवाद किया होगा उसका अनुवाद तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का रहा होगा। एनीवे हाँ, तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे और समय को ना जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा आप लोग जल्दी कीजिए। सर एक छोटे, हाँ बोलिए। एक सूक्ष्म बीज में पूरे परिवार को खिलाने की क्षमता होती है। एक छोटा बीज भी संपूर्ण परिवार का, एक नन्हा बीज भी पूरे परिवार का पेट भरने की क्षमता रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक छोटा बीज पूरे परिवार को वहन करने की क्षमता रखता है। ओके चलिए। As the essence and richness of a seed find suitable conditions to germinate, it blossoms into a storehouse of magnanimity. ज्योंहि बीज का सार और समृद्धि अंकुरित होने का उपयुक्त वातावरण पा लेता है, यह उदारता के भंडार के रूप में खिल उठता है। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या, वह प्रचुरता के साथ खाद्यान्नों को भर देता है। मैं वही बताने की प्रयास कर रहा हूँ। एज द एसेंस, या एसेंस से यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा है, एसेंस के लिए सार, जो कि गूगल या फिर मतलब एसेंस के लिए डिक्शनरी में पलटिएगा तो उसमें क्या होगा, सार होगा। वो क्या होगा, लिटरल मीनिंग हो गया। रिचनेस जो है प्रचुरता, वो भी लिटरल मीनिंग हो गया। अब सीड, एक बीज की बात हो रही है कि बीज जो है उसको क्या होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए सुटेबल कंडीशन चाहिए, मतलब उसके लिए सुयोग्य वातावरण चाहिए। तो बीज के लिए क्या होना चाहिए सर? पानी और घर। हाँ मतलब वही, हाँ देखिए सीड का अधिकता और प्रचुरता नहीं, मतलब देखिए अगर मान लीजिए कि एक वाइल्ड सीड दिया गया आपको, एक गमला में लगा दीजिए, तो वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा वो? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वो उसके लिए
सुटेबल नहीं उपयुक्त नहीं है, सही वातावरण नहीं पका है। हुआ बीज कैसे जर्मिनेट हो सकता है? हाँ, योग्य नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्षमता नहीं है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अब एसेंस और रिचनेस से, एसेंस जो अभी आपने बोला पानी, आइए भाई पानी में नमी होनी चाहिए, पानी सॉरी पानी में नहीं, बीज में नमी होनी चाहिए, बीज ड्राई नहीं होना चाहिए। तो पानी क्या हो गया, एक तत्व हो गया, एक एलिमेंट हो गया। तो एसेंस के लिए हम तत्व वर्ड यूज कर सकते हैं। और एसेंस का जब आप पर्याय पढ़िएगा तो उसमें आपको एसेंस के सार, संक्षिप्त विवरण और भी जितने भी पर्याय हैं उसमें से एक आपको पर्याय मिलेगा तत्व, ठीक है। तो एज द एसेंस, और रिचनेस के लिए आप पढ़िएगा तो फिर आपको यहाँ पे समृद्धि होगा, प्रचुरता होगा, ये सब होगा। हाँ, सर एसेंस भरपूर। में सार तत्व होता ही है, तत्व भी होता है। मैं वही चीज में बता रहा हूँ कि एसेंस का मतलब एक तत्व भी होता है। तो यहाँ पे रिचनेस का मतलब आप प्रचुरता, समृद्धि, ये सब होता है। यहाँ पे सीड की रिचनेस की बात हो रही है, तो उससे क्या होगा, क्षमता होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा भावानुवाद करना पड़ेगा, शब्दानुवाद से सुटेबल नहीं होगा। और मैं जो अनुवाद कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, हो सकता है कि इससे भी बेहतर आप लोग अनुवाद कर सकते हैं या कोई किया होगा, लेकिन मैं जो आप लोग का इस सेंटेंस का जो भाव बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये सेंटेंस को मैं कैसे समझ रहा हूँ मैं अपने तरीके से, और फिर उसको अनुवाद कर रहा हूँ। और फिर आप लोग उसको काउंटर भी कीजिए कि नहीं सर ये सही होगा कि नहीं होगा, इसका भाव जो है वो सेम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एज द एसेंस एंड रिचनेस ऑफ ए सीड, मतलब जैसे जैसे हाँ, जैसे जैसे ये एसेंस के लिए हमने तत्व, रिचनेस के लिए क्षमता, ऑफ ए सीड एक बीज की, मतलब बीज को फाइंड सुटेबल कंडीशंस, मतलब उपयुक्त वातावरण टू जर्मिनेट, किसके लिए, अंकुरन के लिए, अंकुरित होने के लिए। हाँ, अंकुरित होने के लिए या अंकुरन के लिए। अच्छा, द इट ब्लोजम्स, ब्लोजम्स के लिए भी बहुत सारे वर्ड है, महक उठना, फलता फूलता, हाँ, फलना फूलना, महक, इसका खिलना 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 भी होता है, हरा भरा भी होता है, समृद्धि भी होता है। ब्लोजम का अर्थ समृद्धि भी होता है। इनटू अ स्टोर हाउस ऑफ मैग्नानिमिटी, हाँ, मैग्नानिमिटी का उदारता, सदाशयता। यस, मैंने तो खाद्यान्न लिखा है। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका भावानुवाद करना होगा। भावानुवाद में आप 100% 100% मैं अनुवाद करूं, आप अनुवाद करें, कोई और, यहाँ पे अगर 50 आदमी है तो 50 आदमी का अनुवाद सिमिलर नहीं होगा। तो जैसे जैसे बीज के तत्व और क्षमता को अंकुरित होने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं, यह उदारता के भंडार में खिल जाता है, ठीक है। मतलब ये ब्लोज मतलब यहाँ पे अंकुरित होने से का भी तात्पर्य है। जब पेटल्स होते हैं उस स्थिति को भी अंकुरित होना, आई मीन अंकुरित होना तो फर्स्ट स्टेज होता है, उसके बाद भी जब उसमें पेटल्स आते हैं तो उस स्थिति को भी हम ब्लोसम बोलते हैं। तो यहाँ पे हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चेंजेस इन सोसाइटी ब्रीड आइडियाज, समाज में परिवर्तन विचारों में पनपते हैं। समाज में परिवर्तन की शुरुआत विचारों से होती है। हाँ, समाज में सामाजिक परिवर्तन विचारों को जन्म देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग मोरलेस सब लोग सही बोल रहे हैं। समाज में परिवर्तन विचारों में उत्पन्न होता है, विचारों में पैदा होता है, विचारों में जन्म लेता है, पनपता है, जैसे किसी ने बोला। ये सारे वर्ड उपयुक्त हैं मेरे हिसाब से और आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे वाले सेंटेंस पे, these ideas find translation into action in a suitable governance environment. यही विचार नियंत्रित वातावरण पाकर कार्य में परिवर्तित हो जाते हैं। सर मैंने किया है। उपयुक्त शासन वातावरण में ये विचार कार्रवाई में अनुवाद ढूंढ लेते हैं। ये जो है आप खुद, गौरव जी, आप खुद अपने अनुवाद का अर्थ समझिए कि सर उपयुक्त
में ये विचार क्रियान्वित सर होने यहाँ अनुवाद शब्द का मीनिंग ही नहीं पता चल रहा था। मैं बताता हूँ ना, मैं बताऊंगा। इन विचारों को एक उचित शासन तंत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन में बदला जाता है। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत आप देखिए यहाँ पे शासन, गवर्नेंस से एक किसी ने अभी बहुत ही सुटेबल एक शब्द बताया, नियंत्रण। तो यहाँ पे गवर्नेंस का मतलब शासन नहीं है। यह गवर्नेंस विचार एनवायरनमेंट, उपयुक्त नियंत्रित वातावरण में क्रियान्वित होते हैं। हाँ, क्रियान्वित होते हैं, बिल्कुल सही है। इन ट्रांसलेशन इनटू एक्शन, उसके लिए क्रियान्वित होना बिल्कुल एक ट्रांसलेशन इनटू एक्शन, दिस आइडियाज, मतलब ये विचार। फाइंड ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब एक अंतरण भी होता है। आप लोग मालूम है, जैसे कि ट्रांसलेशन बोलते हैं हम भाषांतरण, वैसे ही मतलब भाषा का अंतर होता है, वैसे ही अंतरण भी होता है। एक शब्द है ना भाषांतरण, उसमें अंतरण जो शब्द है दैट इज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब अंतरण भी होता है, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका पर्याय, तो अंतरण भी हम बोलते हैं। तो जब दूसरे एक्शन में अंतरण का मतलब क्या हुआ? ट्रांसलेशन इनटू एक्शन मतलब क्रियान्वित होना। ट्रांसलेशन इनटू एक्शन, आप में से कुछ लोगों ने बताया, बिल्कुल सही है, क्रियान्वित होना। यहाँ सर कथनी यहाँ से पे करनी में बदलना भी लिख मैं सकते हैं विचार सर हम। को उपयुक्त शासन वातावरण में क्रियान्वित होते हैं, ये लिखा है। बोलिए, मैं सुना नहीं आप लोगों ने क्या बोला। मैंने बोला सर, मैंने लिखा है ये विचार उपर्युक्त शासन वातावरण में क्रियान्वित होते हैं, यानी ट्रांसलेशन क्रियान्वित लिखा है मैंने। हाँ बिल्कुल, वही बोला, ट्रांसलेशन इनटू एक्शन लिए क्रियान्वयन बिल्कुल सही शब्द है। और शासन यहाँ नहीं होगा सुटेबल, शासन दैट्स नॉट ए गुड थिंग। नियंत्रण लिख सकते हैं, देखभाल लिख सकते हैं। तो इसका एक उपयुक्त देखभाल वाले वातावरण में या नियंत्रित वातावरण में यह विचार क्रियान्वित होते हैं। अब आप देखिए दोनों में से, दोनों का भाव, जो अंग्रेजी का सेंटेंस है वही भाव हिंदी में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी सर। देखभाल जो नियंत्रित वातावरण से है ना सर, वो लगता है एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ कि आप नियंत्रित देखभाल वाले या नियंत्रित, एक उपयुक्त नियंत्रित वातावरण में या फिर देखभाल वाले वातावरण में या देख रेख वाले वातावरण में आप लिख सकते हैं, और सबका भाव एक ही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज दिस, देखिए क्या है, इट इज दिस ट्रांसलेशन which eventually proves the worth of an idea. It is this मतलब यह वही बदलाव है जो अंततः किसी विचार की इसी बदलाव से किसी विचार की कीमत या महत्व साबित होता है। यही क्रियान्वयन है जो रूपांतरण है। अंततः यही परिवर्तन वैचारिक श्रेष्ठता को साबित करता है। यही क्रियान्वयन है जो अंततः विचारों की महत्ता सिद्ध करता है। बिल्कुल, हाँ, लगभग सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है कि ट्रांसलेशन के लिए आप अंतरण शब्द लिखिए, बदलाव लिखिए, परिवर्तन लिखिए, अनुवाद मत लिखिए। इस सेंटेंस में आप सभी ने जो भी बोला और मैं जो बोल रहा हूं उसमें से एक चीज तो स्पष्ट है कि यहाँ पे जो वर्ड है ट्रांसलेशन, उसके लिए अनुवाद शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इट इज दिस ट्रांसलेशन, यही वह अंतरण है, यही वह परिवर्तन है, यही वह बदलाव है। इवेंचुअली मतलब अंततः, हाँ, फलस्वरूप, फलतः, फाइनली जो होता है अंतिम रूप में वही। तो प्रूव्स, जिससे यह साबित होता है क्या? द वर्थ ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया के उसका महत्ता, सार्थकता, मूल्य। तो उसमें से जो भी सब उपयुक्त हो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं। यही वह अंतरण है या बदलाव है, परिवर्तन है, जिसमें विचार अंततः फलीभूत होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा, क्या लिखा?
फलीभूत होते। तो प्रूव्स द वर्थ, मैंने ये प्रूव्स द वर्थ जो है, इन दो शब्दों के लिए मैंने एक शब्द क्या लिखा, फलीभूत होते हैं। सहमत हैं आप लोग? जी सर। जी सर। एकदम सर सही है, ये अप्रोप्रिएट लग रहा है सर। हाँ, तो इन केसेस ऑफ आइडियाज enjoying popular support, इन केसेस ऑफ आइडियाज मतलब उन विचारों के मामले में enjoying, अब यहाँ पे enjoying popular support, पहले भी एक अनुवाद हम लोग किए थे, उसमें लिखा था कि इंग्लिश इज enjoying स्पेशल स्टेटस फॉर मेनी इयर्स। तो enjoying के लिए यहाँ पे आनंद लेना को तो कोई नहीं अनुवाद किया है। सर पूर्ण समर्थन मिलता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एंजॉइंग के लिए आप में से किसी ने आनंद लेना तो नहीं लिखा है ना? नहीं सर। नहीं सर। बिल्कुल, हाँ, तो यहाँ पे आनंद लेना बिल्कुल ही गलत होगा अनुवाद आपका। तो इन द केस ऑफ आइडियाज, उन विचारों के मामले में एंजॉइंग पॉपुलर सपोर्ट, जिनको मतलब लोकप्रियता प्राप्त है। टेक्नोलॉजी एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो किसी क्रिया को बढ़ा या घटा देता है। उत्प्रेरक होता है, मुख्य स्रोत भी होता है, सोर्स जो मेन सोर्स होता है, ठीक है। तो मुख्य स्रोत लिख सकते हैं, उत्प्रेरक लिख सकते हैं आप। कैटलिस्ट मतलब उसको प्रभाव, जो मेन रूप से मतलब उसको आपको प्रोत्साहित करता है इस चीज को लिए। टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एप्लीकेशन वर्ड है, एप्लीकेशन के लिए अनुवाद आवेदन होगा? नो सर। नहीं सर। प्रयोग होगा। बिल्कुल, एप्लीकेशन ऑफ आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा का प्रयोग। एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आवेदन नहीं होगा। आप यहाँ पे आप ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब मैं मतलब कोई भी नहीं समझा सकता कि यहाँ पे अगर खुद आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ आइडियोलॉजी के लिए एप्लीकेशन जो वर्ड लिखा हुआ है वहां पे आवेदन ना हो करके प्रयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग होगा। हाँ, प्रयोग या अनुप्रयोग लिख सकते हैं। फॉर द लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी। लार्जर गुड मतलब समाज की भलाई के लिए। समाज की भलाई के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अधिकाधिक भलाई के लिए, व्यापक हित के लिए। व्यापक हित के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, व्यापक हित के लिए। तो इन केस ऑफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब समझ गए आप लोग। लोकप्रियता, समर्थन प्राप्त या लोकप्रिय के मामले में समाज की अधिकतर भलाई के लिए तकनीकी विचारधारा के प्रभावशाली। चलिए आप लोग समझ गए ना इस सेंटेंस को कैसे अनुवाद करना है? हाँ, मुख्य स्रोत के रूप में लिख सकते हैं या उत्प्रेरक के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग को जो शब्द ज्यादा व्यापक, आप लोग समाज के अधिक भलाई के बदले में हम व्यापक हित लिख सकते हैं। समाज का अधिक भलाई का मतलब क्या होता है? व्यापक हित। चलिए आगे बढ़े। आइडियाज हैव द पावर टू ब्रिंग रिवोल्यूशंस एंड टॉपल डायनेस्टीज। बताइए। विचारों में क्रांति लाने की शक्ति होती है तथा राजवंशों के पतन की भी शक्ति। वो कंपोजिशन सही है। विचारों में क्रांति लाने और चलिए कोई और बताइए। विचारों में क्रांति लाने और राजवंशों को उखाड़ फेंकने की शक्ति होती है। ये गूगल ट्रांसलेशन है। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि क्रांति ला दें और वंश को नष्ट कर दें, वंशवाद कर दें। हाँ, टॉपल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? टॉपल वर्ड जो है, बाकी सबसे तो आप लोग समझते हैं। टॉपल का मतलब पतन का। हाँ, पतन होता है। टॉपल का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो मेरे ख्याल से गिरना, गिराना, गिर जाना, गिर पड़ना, पलट देना, इस टाइप के कुछ शब्द आते हैं। उखाड़ फेंकना भी होता है सर। हाँ, उखाड़ फेंकना, पतन, ध्वस्त करना। तो अब यहाँ पे इसमें से अब देखिए, सरकार की बात होती है तो सरकार गिर जाती है, तो वहां पे ठीक है, टॉपल वर्ड जो है समझ में आता है। टॉपल प्रेजेंट गवर्नमेंट करके कुछ अगर आ रहा है तो वहां पे सरकार गिर जाना वर्ड तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक राजवंश गिर जाना, अगर आप लिखेंगे राजवंश को गिरा देती है तो वो थोड़ा सा
अटपटा, सुनने में अटपटा लगेगा, आपके पास कोई शब्द नहीं मिल रहा है तो आप तो लिख दिए ठीक है, लेकिन वहां पे जैसे कि आप लोगों ने पतन वर्ड यूज किया और भी कुछ वर्ड उखाड़ फेंकना भी यूज एप्रोप्रिएट हुआ है। है सर। हाँ, उखाड़ फेंकना, यस, उखाड़ फेंकना भी हो सकता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा मतलब एनीवे मतलब हाई लेवल का हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ज्यादा इम्फेसिस हो जाएगा कि हाँ भाई काफी सख्ती से, हाँ सख्ती वाला वर्ड हो जाएगा उखाड़ फेंकना। इट्स ओके। विचारों में क्रांति लाने और राजवंशों को ध्वस्त करने की शक्ति होती है। ठीक है, चलिए। हिस्ट्रीज ऑफ नेशंस स्टैंड टेस्टिमोनी टू द स्ट्रेंथ दैट एन इनोकस आइडिया। इनोकस का मतलब बताइए। भोला भाला, सीधा साधा। हार्मलेस। जो हानिकारक ना हो। जो हानिकारक ना हो उसको क्या बोलते हैं? हार्मलेस। हितकारी। अहानिकारक। जो हानिकारक ना हो उसको अहानिकारक बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। सहज बोलते हैं इनोकस हितकारी, का मतलब। सीधा साधा, सीधे साधे विचार यहाँ होगा। सहज विचार, हाँ, तो यहाँ पे सहज विचार सर। इनोकस के लिए, आइडिया के लिए सहज विचार, और कौन सा? भोला भाला विचार तो नहीं होगा, सहज विचार तो हो सकता है। सरल विचार। और कौन सा विचार? सरल विचार। अच्छे या हितकारी भी हो सकता है सर। सरल विचार, सहज विचार, सहज मतलब हाँ। जो अपने खुद से आया। अच्छा, और जो इसके लिए मैं एक शब्द, दृढ़ अच्छा एक, विचार। नहीं, एक शब्द होता है उपद्रव, उपद्रवी विचार। उपद्रव होता है ना, उपद्रव। जी 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 जी। उपद्रव हो रहा है, और उपद्रव का विलोम क्या होगा? उद्रव होता है। शांत। निरुपद्रव होगा। निरुपद्रव शब्द होता है कि नहीं होता है? पहले ये बताइए। सुना नहीं है कभी। पहली बार होता सुने है। हम। अच्छा, होता है निरुपद्रव। हाँ, बिल्कुल, हाँ, उपद्रव, निरुपद्रव, ठीक है। और यहाँ पे निरुपद्रवी हो जाएगा। तो एक शब्द जो है सहज आप लोग बोल रहे हैं, इसके लिए मतलब जो लोग भारी भरकम शब्द यूज करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा, हम मतलब जैसे ये एक भारी भरकम शब्द है अंग्रेजी में, तो उसी मिलता जुलता हिंदी में क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द निरुपद्रवी विचार लिख सकते हैं कि राष्ट्रों का इतिहास इस बात का साक्षी है, मतलब टेस्टिमोनी के लिए मतलब आपको प्रमाण है, गवाह है, बोलते हैं ना, इतिहास गवाह है, तो वही इतिहास गवाह है। किसका इतिहास? राष्ट्रों का, देशों का इतिहास इस बात का गवाह है या इस बात का साक्षी है कि एक निरुपद्रवी विचार कितनी ताकत हासिल कर सकता है और समाज के लिए, भविष्य की दिशा तय कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे चार्ट्स है। चार्ट का मतलब आपको मालूम है? CHART, चार्ट क्या होता है? सर रूपरेखा। हाँ, देखिए चार्ट का मतलब रूपरेखा ही होता है, और गति से यहाँ पे चूंकि एक कोर्स ऑफ एक्शन की बात हो रही है, कोर्स ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब यहाँ पे भाग्य होता है। तो भाग्य यहाँ पे तो समाज का भाग्य की तो बात हो नहीं रही है। समाज के भाग्य क्या है? समाज का भविष्य है। तो यहाँ पे भावानुवाद हम भविष्य, मैंने लिखा है भविष्य, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्टिनी, सर थोड़ा सा मेरा सुन ले। भाग्य और नियति, वही चीज मैं बता रहा हूँ। भाग्य, तकदीर, नियति। एक मिनट मेरे को एक्सप्लेन करने दीजिए, उसके बाद आप बता दीजिएगा आपको जो भी डाउट है। चार्ट जो वर्ड होता है, जब शिप एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो उसके लिए जो प्रिपेयर करते हैं, जो मैप होता है, उस चार्ट, उसको बोलते हैं चार्ट बोलते हैं। जो सी का मैप होता है, सी मैप होता है, जिसको देख करके जहाज, पानी का जहाज जो है, शिप जो है, एक जगह से दूसरी जगह सेल करती है, उस मैप को क्या बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं। कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं या फिर उनको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आप लोग सभी लोग समझ लीजिए, उनको चार्ट बोलते हैं। और चार्ट्स का मतलब क्या होता है? वही रूपरेखा तैयार करना। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो ये हम प्रिपरेशन करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं, मतलब उसमें हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि किस कोर्स में हमें नाव को या जहाज को लेके जाना है, किधर से, किस रास्ते से लेके जाना है, दैट इज कॉल्ड चार्ट्स।
तो यहाँ पे उसी चार्ट की बात हो रही है, मतलब किस दिशा में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाज की भविष्य की बात कर रहे हैं, न कि भाग्य की बात कर रहे हैं। एंड कोर्स ऑफ डेस्टिनी मतलब डेस्टिनी इट चार्ट्स फॉर सोसाइटी, मतलब समाज के लिए भविष्य की दिशा तय करता है। अब किसका प्रश्न था, आप बताइए। क्या सर नहीं मैंने समझ लिखा में आया? है जी जी नहीं, क्या मैं लिखे हैं, सर पूरा थोड़ा मेरा सेंटेंस पढ़ के बताइए। जी जी राष्ट्रों के इतिहास उस विचार के साक्षी हैं जो शक्ति को धारण करते करके समाज के लिए भाग्य का निर्धारण करते हैं। आसपास से करने की आप समझ सकते हैं, आप खुद निर्णय कीजिए कि आप जो कितना सही है और क्या उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल आप मतलब कुछ हद तक तो पास में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, निर्णय भविष्य का निर्णय, भाग्य का निर्णय आपने लिखा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए, काफी लेट हो गया है, अब जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। एज द आइडिया गेन्स पॉपुलर करेंसी इट कैन ब्रू एन अपराइजिंग ऑफ रीराइट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लैंड। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि आइडिया गेन्स पॉपुलर करेंसी, करेंसी का मतलब यहाँ पे मुद्रा से नहीं है, नहीं है। करेंसी का नहीं मतलब सर, यहाँ ये पे लोकप्रियता का हो गया सर यहाँ पर। लोकप्रियता हो गया, पॉपुलर पॉपुलर तो आगे लिखा है, लोकप्रियता, लोकप्रिय कैसे हो जाएगा? लोकप्रियता फिर लोकप्रिय प्राप्त करना। तो जवाब हो सकता है। मत हाँ, मैं सर बता रहा हूँ, मत सुनिए सुनिए, आप लोग सुनिए। यहाँ पे करेंसी का मतलब जब आप पढ़ेंगे करेंसी का क्या क्या मीनिंग्स है, तो उसमें एक शब्द होगा, उसका चलन होता है, संचालन होता है, प्रचलन होता है, ये बहुत सारे शब्द उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जो आइडिया जो है मतलब प्रचलित हो जाती है, मतलब लोगों में लोकप्रियता प्राप्त हो जाती है। कुल मिला के यहाँ पे करेंसी से मतलब है उनको एक एक्सिस्ट, हाँ, प्राप्त करना, लोकप्रियता प्राप्त करना। ठीक है, संचलन, इसमें चलन में लाना या संचालन में लाना। ठीक है, इट कैन ब्रू, ब्रू का मतलब इट कैन ब्रू, ब्रू का मतलब बताइए अगर पता है तो। ब्रू का मतलब आप पढ़िएगा तो डिक्शनरी में देखिएगा तो मेरे ख्याल से शराब से रिलेटेड कुछ होगा, शराब निर्माण वगैरह वगैरह लिखा होगा, इसका लिटरल मीनिंग जो होता है। ठीक है, तो अपराइजिंग, अपराइजिंग का मतलब विद्रोह, मतलब कि एक विचार, जैसा कि एक लोकप्रिय विचार संचालन की अवधि प्राप्त करता है या संचालन लोकप्रियता प्राप्त करता है। इट कैन ब्रू अप एन अपराइजिंग, मतलब वह विद्रोह ला सकता है या विद्रोह उत्पन्न कर सकता है या विद्रोह पैदा कर सकता है। ठीक है, रीराइट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ड है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सामाजिक अनुबंध। नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए सामाजिक अनुबंध। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लैंड का मतलब, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक लिखित जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसका हम अनुबंध जो आप बता रहे हैं ना, दैट इज नॉट ए, मतलब यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उस अनुबंध का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। सामाजिक संदर्भ, हाँ, वही सामाजिक संदर्भ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड की बात जब हो रही है तो यहाँ पे उस समाज के भविष्य की बात हो रही है। सामाजिक संपर्क नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। सामाजिक विधान। यहाँ सुनिए आप लोग, रीराइट सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर द लैंड, मतलब उस समाज के सुनहरे भविष्य की बात हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कुछ लोगों के बीच में ऐसा करार होना, मतलब लिखित करार नहीं, वर्चुअल, जो कि एक अच्छे गुड बीइंग के लिए। ठीक है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लैंड, वो जमीन के लिए, मतलब उस एरिया के लिए, उस क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, एक मतलब ब्राइटर फ्यूचर की बात हो रही है, उस एरिया के ब्राइटर फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम अनुवाद ये लिख सकते हैं कि जैसा कि लोकप्रिय विचार लोकप्रिय संचालन अवधि प्राप्त करता है, मतलब एक लोकप्रिय हो जाता है। कुल मिलाकर के ये भारी भरकम वर्ड को आप ना लिखें कि जैसा कि विचार लोकप्रियता प्राप्त कर लेता है, आप ऐसा भी लिखें तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, कि यह एक करता है, यह एक विद्रोह पैदा कर सकता है या समाज के लिए सुनहरे भविष्य तय कर सकता है। ठीक है,
The social contract is also a famous book written by Rousseau. हाँ, तो उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? चलिए बाद में कभी समझा दीजिएगा। नहीं, समझ लीजिएगा, समझ के फिर कभी बता दीजिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जानकारी कहीं से भी मिले, जानकारी लेने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को हम खत्म करते हैं। दे ब्लोज्म इनटू आइडियोलॉजीज। यहाँ पे ब्लोज्म का मतलब फिर वही फलना फूलना, हाँ, फलना फलना। यहाँ पे समृद्ध भी हो सकता है। यहाँ पे दे ब्लोज्म इनटू आइडियोलॉजीज मतलब वे लोग हाँ विचारों में संपन्न होते हैं या समृद्ध होते हैं, विचारों से समृद्ध होते हैं। सपोर्टेड बाय इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिमान सहारा पाकर, सहारा सपोर्टेड सहयोग सहयोग प्राप्त करते हैं, समर्थित होते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे समर्थित होते हैं। और मैंने अपनाए जाते लिखा है बुद्धिजीवी। हाँ ठीक है। माइनफील्ड ऑफ पॉलिटिक्स मतलब माइनफील्ड खनन क्षेत्र। माइन मतलब तो खनन से रिलेटेड होता है ना कुछ। माइनफील्ड राजनीति के मैदान से, राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के मैदान में, राजनीति के क्षेत्र में, या फिर राजनीति में लिख सकते हैं। केवल इन द माइनफील्ड ऑफ पॉलिटिक्स के लिए राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के मैदान में या राजनीति में भी लिखेंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्यूट का मतलब चतुर, जमे हुए। हाँ, यहाँ हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग सही बोले हैं, चतुर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चतुर नेता आप बोलेंगे ना, आप वाक्य में लिख के देखिएगा या लिखे होंगे आप देखिएगा कि चतुर नेता सक्षम, हाँ सक्षम, दक्ष, ये सारे वर्ड जो हैं इसके लिए काफी ये विचारधाराओं में विकसित होते हैं। ब्लोज्म का मतलब विकसित होना भी होता है। बुद्धिजीवियों द्वारा समर्थित होते हैं और दक्ष नेताओं द्वारा राजनीति में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। द कन्विक्शन ऑफ ए नेशन इन ए पार्टिकुलर आइडियोलॉजी। कन्विक्शन का मतलब वैसे तो फैसला, कन्विक्ट में सहमत करना होता है क्या? दृढ़ विश्वास। कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास भी होता है। अच्छा। ठीक है। तो कन्विक्शन ऑफ ए नेशन का मतलब कि किसी विश्वास का, किसी राष्ट्र का दृढ़ विश्वास किस चीज में, इन ए पार्टिकुलर आइडियोलॉजी मतलब किसी विशेष विचारधारा में, किसी विशेष विचारधारा, किसी राष्ट्र किसी विशेष विचारधारा में दृढ़ विश्वास उसका भाग्य निर्धारित करता है। बिगिंस टू अंडरलाइन मतलब रेखांकित करना शुरू करता है। शाब्दिक अर्थ ही हुआ ना। द ट्रैजेक्टरी ऑफ इट्स स्टोरी, इसके कहानी, इट्स स्टोरी मतलब इसके कहानी। ट्रैजेक्टरी का मतलब बताइए। पथ होता है, एक पथ, प्रक्षेप पथ होता है। मतलब कुल मिला के पर बलायकार जो पथ हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली उस पथ को। मतलब किसी कुल मिला के इसका जब लिटरल मीनिंग आप देखिएगा तो क्या होगा, ट्रैजेक्टरी का मतलब कि एक किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, प्रक्षेप पथ। तो यहाँ पे किसी समाज को या किसी राष्ट्र को एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं तय करना है, रास्ता तो तय नहीं करना है, मतलब वहीं पे रहेगा। मतलब रास्ता इन द सेंस की रोड या रेलवे से दूरी नहीं तय करना है। ठीक है। इसको रास्ता कहाँ पे तय करना है, भविष्य की तरफ। जी, भविष्य की तरफ। ठीक है। तो इसके लिए जो एक सुटेबल वर्ड क्या हो सकता है भविष्य के लिए, मार्ग का निर्धारण। अंडरलाइन मतलब रेखांकित करना, लेकिन यहाँ पे सर भविष्य की ओर अग्रसर होने लगना। तो लिख दिया भाग्य निर्धारित करना, भविष्य के पथ पर निर्धारण। हाँ, भविष्य के लिए रास्ता निर्धारित करना। देखिए भविष्य के लिए रास्ता निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन मतलब रेखांकित करना, मतलब एक आउटलाइन बनाना। ट्रैजेक्टरी का मतलब रास्ता हो गया। इट्स स्टोरी, स्टोरी का मतलब यहाँ पे स्टोरी का मतलब कहानी से नहीं है, भविष्य से है। ठीक है।
तो किसी राष्ट्र का किसी विशेष विचारधारा में दृढ़ विश्वास उसके भविष्य के लिए मार्ग का निर्धारण करना शुरू कर देता है या मार्ग का निर्धारण करता है। ओके थैंक यू जी सर। और मेरे ख्याल से ये शायद ये लास्ट पैराग्राफ था। यस हाँ जी सर लास्ट जी सर। ओके, तो मेरे ख्याल से मैं उनमें से किसी का फीडबैक मिल सकता है मुझे, जो लोग जिनको परेशानी होती है अनुवाद करने में। टाइम पता नहीं, टाइम काफी हो चुका है, 10:15 समथिंग चल रहा है। तो कोई भी आप में से चलिए बस सर कहीं ओके कहीं कुछ वर्ड होते हैं ना मैं जो परेशान करते हैं बस। भावानुवाद के बदले जो है ना शब्दानुवाद जनरली कर लेता हूँ। हाँ वही देखिए, अभिषेक जी भी आज शुरू में वही चीज बता रहे थे कि हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको देखिए, ये पैराग्राफ पहले पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम समय के अभाव में पैराग्राफ आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया, मैं डायरेक्टली मैं सेंटेंस पे आ गया, अनुवाद पे। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो है अनुवाद भावानुवाद ही करना पड़ेगा, शब्दानुवाद से बात नहीं बनने वाली है। बिकॉज आप देखिए कि स्टार्ट हुआ कहानी कहाँ से, एक सीड से, और फिर वो विचार में हम आगे बढ़ते बढ़ते विचार में पहुंच गए। और कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है, अगर कुछ लोग सीड को शुरू में ही अगर पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके, मैं जस्ट एक हिंट्स दे रहा हूँ, पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके और सीड को वहां पे आप विचार करके भी अगर उसका भावानुवाद करते हैं तो मेरे ख्याल से वो अप्रोप्रिएट होगा, वो गलत नहीं होगा। वहां पे शुरू में ही विचार ऐसे उत्पन्न होता है समथिंग करके अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन। ओके, तो जो भी बैक बेंचर्स हैं, मेरे शब्दों में प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। बैक बेंचर्स का मतलब मेरा है कि जो लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी लोग पीछे हैं, पिछली कतार में हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। और आप तक हमारी बात पहुंच पाई हो तो प्लीज अच्छी बात है आप लोग। और सर यहाँ कतार ही पीछे से शुरू हुई है। सर सर हम लोग सर कभी भी मुझे ये एक भी नहीं चीज सोचते कि अभी आगे जाने वाले समय हम फर्स्ट बेंचर हो जाएंगे सर। हमेशा बैक बेंचर ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे लाइफ में सर। देखिए, हमेशा लाइफ में ना सीखते रहिए तो अच्छी बात है। हमें हमेशा निरंतर सीखनी चाहिए, कुछ ना कुछ